आज हम लोग डिस्कस करेंगे कमेंसमेंट ऑफ गांधीयन मूवमेंट। गांधीयन मूवमेंट नेशनल मूवमेंट का वो पार्ट है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, नेशनल मूवमेंट के 3 फेजेज हैं, जिसमें पहला जो फेज़ है वो मॉडरेट फेज़ है, और दूसरा फेज़ एक्सट्रीमिस्ट फेज़ है, और तीसरा फेज़ है गांधीयन फेज़। गांधीयन फेज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने के कारण सबसे पहले उसे ही करेंगे इस वीडियो में। तो कमेंसमेंट ऑफ गांधीयन मूवमेंट, मेजर गांधीयन मूवमेंट हमें समझना होगा। तो मेजर गांधीयन मूवमेंट की शुरुआत जो होती है चंपारण सत्याग्रह से। चंपारण सत्याग्रह, पहले इसको समझ लें कौन कौन से मेजर गांधीयन मूवमेंट्स हैं, फिर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में होता है। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट नेक्स्ट ईयर होता है 1919 में। और सत्याग्रह अगेंस्ट राउलेट एक्ट भी 1919 में होता है। फिर 3 वर्ष बाद 1 वर्ष बाद फिर 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है, NCM भी बोलते हैं जिसे शार्ट में, असहयोग आंदोलन हिंदी में कहते हैं। उसके बाद 1930 में 10 ईयर्स, लगभग 10 साल बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसे हिंदी में बोलते हैं। उसके लगभग 12 ईयर्स बाद क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में होता है। तो ये एक क्रोनोलॉजी हुई जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है ऐसे सीक्वेंस में लगाने के लिए। जैसे दिया रहेगा कि ए में ऑप्शन ए खिलाफत मूवमेंट, ऑप्शन बी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन सी NCM, ऑप्शन डी क्विट इंडिया मूवमेंट। क्रोनोलॉजी में आप उसे लगाइए, ऐसा कुछ दे सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आते रहे हैं, तो क्रोनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्रोनोलॉजी को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, मेजर गांधीयन मूवमेंट्स में। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। खिलाफत मूवमेंट 1919 में। NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में। CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में। और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। अब हम डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हो रहा था? 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार भी हो रहा था। तो इसको समझने के लिए अब हम गांधी जी 1915 में आते हैं इंडिया में। 19 जनवरी 1915 में गांधी जी आते हैं और 1917 में चंपारण सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करते हैं। तो 1915 से 1917 के बीच एक घटना और होती है जिसे बोलते हैं 1916 में, वो है होम रूल मूवमेंट। तो होम रूल मूवमेंट 1916 को समझना होगा। और पहले जब 1916 में होम रूल मूवमेंट को हमें समझना पड़ेगा। तो होम रूल मूवमेंट जो था वो उसमें बेसिकली एजुकेटेड अर्बन एलाइट शामिल हुए थे और स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। तो ये मास मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं था, ये 1916 में हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था, जून 1914 में तिलक को जेल से रिहा कर दिया गया। जब जेल से तिलक को रिहा कर दिया गया, और उस समय 1914 में वर्ल्ड वार भी स्टार्ट हो चुका था। तो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए तिलक ने सोचा कि क्यों ना हम सेल्फ रूल की डिमांड करें, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में सैनिकों की ज़रूरत थी, भारतीयों के सहयोग की ज़रूरत थी अंग्रेज़ों को। इसलिए तिलक ने सोचा कि ये राइट टाइम है सेल्फ रूल डिमांड करने का। तो उन्होंने सेल्फ रूल डिमांड किया और उसके लिए उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में की। उसी समय लगभग पैरेलल एनी बेसेंट ने, वो हेड थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तो उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया कि जो इंग्लैंड्स की नीड है, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार में, वो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, और इस अवसर का फ़ायदा इंडियंस को उठाना चाहिए। तो उन्होंने इसके लिए कांग्रेस ज्वाइन किया, बट कांग्रेस ने मना कर दिया सेल्फ रूल डिमांड करने से। तो उन्होंने फिर जब कोई इंडोर्समेंट नहीं हुआ कांग्रेस से,
तो होम रूल लीग, उन्होंने खुद अपना होम रूल लीग इस्टेब्लिश कर लिया सितंबर 1916 में। दोनों का, जो एक तिलक ने इस्टेब्लिश किया था होम रूल लीग, और जो उसके पैरेलल एनी बेसेंट ने होम रूल लीग जो इस्टेब्लिश किया था, दोनों का जो एम था वो सेम था। वो एम ये था, ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रूल। ये दोनों मूवमेंट जो एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किए गए थे, ये यद्यपि कांग्रेस लेड मूवमेंट्स नहीं थे, मगर बहुत से कांग्रेस लीडर और मुस्लिम लीग के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे जब पब्लिक मीटिंग इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की होती थी। तो इससे क्या हुआ कि कांग्रेसमैन और जो मुस्लिम लीग के लोगों के बीच जो डिफरेंसेस थे वो कम होना प्रारंभ हुए, और इसका नतीजा ये निकला कि कांग्रेस के लोग मुस्लिम लीग के साथ हाथ में हाथ मिला लिए, और लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ। वर्ल्ड वार जो फर्स्ट था उसके बारे में ये जानकारी थी होम रूल मूवमेंट की। अब वर्ल्ड वार जो था उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा। वर्ल्ड वार में क्या हुआ, जो दो पावर थी, एक सेंट्रल पावर थी, एक एलाइज थी। सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी था, और एलाइज में ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया था। रसिया में एक घटना घटित होती है 1917 में, एक रिवॉल्यूशन होता है। वहाँ पे रूल ऑफ तीसार को सैकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिप्लेस कर देती है, और वहाँ पे कम्युनिस्ट स्ट्राइक करते हैं पावर को सीज करने के लिए, और वो एक गोल रखते हैं कि हम ईस्ट में जो भी वार हो रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसको ख़त्म कर देंगे। तो जब ईस्ट में इस तरह से रसिया जब अलग हो जाएगा तो हमारे पास केवल ब्रिटेन और फ्रांस बचेगा, अंग्रेज़ों ने सोचा। और फिर जर्मनी जब अटैक करेगा तो हम उतने स्ट्रांग नहीं रह जाएंगे रसिया के अलग हो जाने से। फिर इंग्लैंड ने सोचा कि अब हमें अपनी कॉलोनीज़ पे भी फोकस करना पड़ेगा, कॉलोनीज़ की हेल्प की और ज़रूरत पड़ेगी। तो कॉलोनीज़ की हेल्प की और ज़रूरत पड़ेगी, और इसलिए उन्होंने, और पर सिचुएशन क्या थी, लखनऊ पैक्ट भी हो चुका था 1916 में, मुस्लिम लीग और कांग्रेस हैंड टू हैंड ज्वाइन कर चुके थे। तो ब्रिटिश का जो सेपरेटिज्म टूल था कि डिवाइड एंड रूल करो, वो भी सक्सेस नहीं हो पाता, वो भी एक इम्पोर्टेंट इनएक्टिव टूल की तरह काम कर रहा था। और इस जंक्चर पे वो अगर हिंदू मुस्लिम यूनाइट हो रहे हैं इंडिया में, अंग्रेज बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते थे। ब्रिटिश कुड नॉट एफर्ड दैट। तो वो कंपेल्ड हुए कि इंडियन को कन्विंस करना है हमें, और ताकि वो वार में मेरा सहयोग करें, इसलिए उन्होंने मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन लेके आए अगस्त 1917 में। उसमें इन्होंने कहा कि हम एसोसिएशन को, भारतीय के एसोसिएशन को बढ़ाएंगे, इंक्रीजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी ब्रांचेज है एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें हम इंडियंस का एसोसिएशन बढ़ाएंगे। और दूसरी बात ये कही, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन का धीरे धीरे उसको डेवलप करेंगे, ये दिमाग में रखते हुए कि प्रोग्रेसिवली इंडियंस धीरे धीरे रियलाइज करें रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की इंडिया में। बट उन्होंने एक शर्त रख दी कि ये रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो होगी, बट एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, बट वो ब्रिटिश एम्पायर का इंटीग्रल पार्ट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्फ रूल तो नहीं हुआ, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर तो रहना ही है मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन में। तो इसलिए इसको बहुत से स्कॉलर्स ने कहा कि ये बहकाने के लिए चारा था। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेट टू डेल्यूट। तो इसका एक मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन का एक रिजल्ट तो रह रहा बेट टू डेल्यूट, मतलब ये बहकाने के लिए चारा था। दूसरा, इससे मॉडरेट तो सेटिस्फाई हो गए। उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि इसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की इन्होंने बात कर दी है, तो हम अपना एम अचीव कर चुके हैं। तो वो लोग सोचे मॉडरेट्स की अब होम रूल मूवमेंट को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, और इस तरह से तिलक जो है डिड नॉट गेट सपोर्ट ऑफ मॉडरेट्स। तिलक को कोई मॉडरेट्स का सपोर्ट नहीं मिला, और एनी बेसेंट का कोई पॉलिटिकल बेस भी नहीं था अपना। तो इस तरह से होम रूल मूवमेंट ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई जो पहले हुई। अब ये सब चल ही रहा था, तभी
गांधी जी क्वाइटली शांतिपूर्वक इंडिया में लैंड करते हैं। प्रॉबेबली उनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले के कहने पे, उनके इंसिस्टेंस पे वो जनवरी 1915 को भारत में आते हैं। आराम से आते हैं। तो फिर पहले तो आते हैं, तब ईयर लॉन्ग वो अब टूर करते हैं 1915 से 1917 तक, अपने आप को फैमिलियराइज करने के लिए इंडिया से। और कुछ समय वो टैगोर के साथ शांति निकेतन में भी बिताते हैं। अब जब फिर उसके बाद वो सेटल्ड हो जाते हैं अपने साबरमती आश्रम में। अब उनका जो रेपुटेशन था गांधी जी का, वो रेपुटेशन किसके कारण था? पहला तो जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल किया हुआ था, इस कारण उनका रेपुटेशन था। बट इंडिया में ही वाज स्टिल एन अननोन फिगर। वो उनको ज़्यादा लोग इंडिया में नहीं जानते थे, है ना। फॉर द पीपल एट लार्ज ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी नहीं जानते थे। बट इट वाज लेफ्ट टू राजकुमार शुक्ला। ये राजकुमार शुक्ला एक व्यक्ति थे चंपारण में, चंपारण के रहने वाले। उन्होंने गांधी जी को इंट्रोड्यूस किया पूरे भारत को। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को वही लेके गए थे। तो अब हम बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह की 1917 में। तो 1916 में होम रूल मूवमेंट के बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। उसमें क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह में वो महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ला ने इनवाइट किया, और चंपारण उसमें फोर्स्ड इंडिगो फार्मिंग की बात थी, उसके अगेंस्ट चंपारण सत्याग्रह को गांधी जी ने स्टार्ट किया। राजकुमार शुक्ला ने उन्हें बुलाया था, इनवाइट किया था, और उसमें उन्हें सफलता भी मिली। वहाँ तिनकटिया सिस्टम था, मतलब 3/20 एरिया ऑफ लैंड, इंडिगो फार्मिंग के अगेंस्ट। ये अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर, अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर भी इस मूवमेंट को जाना जाता है। तो ये फार्मर के हित में था। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में। उसके बाद 1900 मार्च 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होता है। इसमें ये पहला स्टारवेशन स्ट्राइक होता है जिसमें भूख हड़ताल गांधी जी करते हैं। ये किस इशू पे होता है? प्लेग बोनस इशू पे, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं। चंपारण सत्याग्रह में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में ये इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए यहाँ भी सफलता मिली गांधी जी को। और जो तीसरा था खेड़ा सत्याग्रह 1918 सेम ईयर, वो भी होता है। ये वाज अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ हाई टैक्सेस लिवीड बाय द ब्रिटिश। क्रैक तो क्रॉप फेलियर हो गई, फिर भी अंग्रेज़ों ने हाई टैक्स खेड़ा में हाई टैक्स लिवीड कर दिया। तो इससे परेशान होकर के इससे किसान बहुत परेशान हुए और खेड़ा सत्याग्रह हुआ। अब दोनों घटनाएं 1918 में हो रही है, अहमदाबाद में स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। तो जब सीक्वेंस पूछा जाता है एग्जाम में, तो अहमदाबाद में स्ट्राइक अगर ईयर खाली याद रखोगे, ध्यान में रखोगे, तो आप नहीं सही बता पाओगे। तो मंथ भी अब ऐड करना पड़ेगा। तो फरवरी मार्च में लगभग फरवरी मार्च 1918 में अहमदाबाद में स्ट्राइक होता है, और 22 मार्च को लगभग 22 मार्च 1918 में खेड़ा सत्याग्रह होता है। मतलब फरवरी में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और मार्च 1918 में खेड़ा सत्याग्रह होता है। तो अहमदाबाद पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा सत्याग्रह, ये जो है सीक्वेंस है। अब मैं इस सीक्वेंस को याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ। काखा याद रखो, गांधी जी का काखा यहीं से स्टार्ट होता है। काखा, CA, ऊपर देखिए आप CA लिखा हुआ है, CA, खा, KH। C से चंपारण, A से अहमदाबाद और खा से खेड़ा। तो ये काखा, मतलब यहीं से आंदोलन की शुरुआत करते हैं। जब हम कहते हैं किसी चीज़ की शुरुआत करना, मतलब काखा सीखना, तो काखा। तो दिस इज़ द सीक्वेंस। अब चंपारण सत्याग्रह में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी बनी थी, तो उसको लीड कर रहे थे FG स्ले, और उसके जो मेंबर्स थे, जो अन्य मेंबर्स 6 मेंबर्स थे उसके अन्य, उसमें से महात्मा गांधी तो ऑफ कोर्स होंगे। तो महात्मा गांधी थे,
डीजे रेड थे, एलसी अडामी थे, राजा हरिप्रसाद थे, नारायण सिंह थे और जी रैनी थे। तो ये लोग उस चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी में थे। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। इसके बाद जो हम मूवमेंट डिस्कस करेंगे अ, इसके बाद जो हम मूवमेंट डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे खिलाफत मूवमेंट 1919 नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने गांधी जी होम रूल मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया 1916, और एडवेंट ऑफ गांधी जी 1915, एडवेंट ऑफ गांधी जी इन इंडिया, गांधी जी इंडिया में आए जनवरी 1915 में। और उसके बाद होम रूल मूवमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया 1916 में तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। और फिर हम लोगों ने चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह डिस्कस किया, जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह होता है। बट अहमदाबाद मिल स्ट्राइक पहले होता है फरवरी में और खेड़ा सत्याग्रह उसके बाद में होता है। और इसकी एक ट्रिक बताई जो है थी काखा। तो चंपारण सी से चंपारण, आ से अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खा खेड़ा सत्याग्रह। तो ये जानकारी आप लोगों को दी गई। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट, रॉलेट एक्ट और एनसीएम हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शुरू से कृपया अंत तक ज़रूर इस वीडियो को देखें, तो आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच। थैंक यू सो मच।